प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं नरेश कुमार शर्मा कक्षा 9 विज्ञान विषय की ऑनलाइन कक्षाएं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। देखिए, मैंने इस समय कहा था कि अगर सभी विद्यार्थियों ने हमारे इस विद्यालय के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। यदि कोई कमेंट्स हो तो कमेंट बॉक्स में भेजें, मैं अगले दिन आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। आज मैं आपको पार्ट 2 चैप्टर समाप्त होने के पश्चात इसके जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे। इसके साथ ही इसका दूसरा क्वेश्चन आपको आ रहा होगा कि पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल पृथक करने की सामान्य विधि, क्रिस्टलीकरण विधि से आप किस प्रकार के मिश्रणों को पृथक कर सकते हैं। ये तीनों क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। इसके पश्चात आया कि रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में नीचे लिखे हुए को वर्गीकृत कीजिए। तो निम्न को रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में वर्गीकृत करें। प्रश्न हमारा यह है कि निम्न को भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों में वर्गीकृत करें। हाँ तो भैया, मैं आपको एक बार फिर याद दिला देता हूँ। मैंने भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में आपको बताया था कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। एक बार परिभाषा को फिर दोहरा देता हूँ मैं कि भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुण बदलते हैं, जैसे अवस्था, आकार, रूप, रंग, प्रकृति, गंध आदि, लेकिन उसका रासायनिक गुण और संगठन में कोई बदलाव नहीं आता है। भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें से यदि हम परिवर्तन के कारण को हटा लें तो पदार्थ पुनः पहले वाली अवस्था में आ जाएगा। भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे उदाहरण के रूप में कागज का फटना, लोहे का गर्म होना, मोम का पिघलना, चीनी का पानी में घुलना, नमक का पानी में घुलना, इस तरीके से ये भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। उसी प्रकार से मैं आपको रासायनिक परिवर्तन के बारे में बताऊं कि रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ उसके रासायनिक गुण और संगठन पूरी तरह से बदल जाते हैं, एक नया पदार्थ बन जाता है। रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें से परिवर्तन के यदि कारण को हटा दें तो पदार्थ पुनः पहले वाली स्थिति में नहीं आता है। रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम लेना चाहें तो दूध से दही बनना, कागज का जलना, लकड़ी का जलना, फलों का पकना, भोजन का पचना, ये ऐसी क्रियाएं हैं कि जो एक बार परिवर्तित हो जाए तो पुनः लौट करके पहले वाली स्थिति में नहीं आ सकती। इन्हें हम रासायनिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। अब जैसे आपके सामने यहाँ है कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन अलग अलग पार्ट में नीचे लिखे हुए कुछ हैं। जैसे पेड़ों को काटना लिखा हुआ है। आपको पता होगा पेड़ों को काटना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि पेड़ दोबारा से क्या हो जाएंगे, उनमें पुनरुद्भवन की क्रिया हो जाएगी और दोबारा से उग जाएंगे। तो पेड़ों का काटना क्या कहलाएगा भाई? पेड़ों का काटना एक भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। दूसरा है मक्खन का एक बर्तन में पिघल जाना। तो आपको इसका भी पता होगा कि मक्खन को बर्तन में पिघला दिया हमने, उसका टेम्परेचर यदि हम कम कर देते हैं तो टेम्परेचर कम करके उसको ठंडा कर देंगे, फ्रीजर में रख देंगे तो पुनः जम जाएगा। तीसरा पॉइंट है जल का उबलकर वाष्प में बनना। वाष्प को ठंडा कर लेंगे तो पुनः जल बन जाएगी। ये भी आपका भौतिक परिवर्तन है। विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित होना। आप यहाँ ये देख चुके होंगे कि विद्युत तरंग जल में जब प्रवाहित होती है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग गैसों के रूप में बदल जाते हैं, पुनः दोबारा से उन्हें विघटित होने के पश्चात प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए एक रासायनिक।
नेक्स्ट में लिखा है जल में साधारण नमक का घुल जाना। हम क्या करेंगे, पानी को गर्म कर देंगे, पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा और जल जल में से पुनः नमक प्राप्त कर लेंगे, तो भौतिक परिवर्तन हो गया। आगे है फलों से सलाद बना दी हमने। अब भाई फलों से सलाद बना दी तो ये क्या हो गया, वापस है ना, फल तो बन नहीं सकता इसका। लकड़ी और कागज का जलना, देखो लकड़ी और कागज दोनों का जलना है ना, ये किस में आएगा, ये आपका रासायनिक परिवर्तन में आएगा, क्योंकि जल गए, जलने के बाद नष्ट हो जाएगा। हम चाहें तो फल का पूरा स्वरूप दे सकते हैं, सलाद को वापस जोड़ देंगे और क्या आ जाएगा, वो फल का पहले जैसा स्वरूप आ जाएगा, तो वो भौतिक परिवर्तन में रख दो। और अगर जंग लग गया है बीमारी में तो उसको हम रासायनिक परिवर्तन में रख देंगे। तो आप दो तरफ यहाँ लिख लीजिए, एक तरफ भौतिक परिवर्तन लिख लीजिए और एक तरफ लिख लीजिए आप रासायनिक परिवर्तन। तो मैं आपको इधर लिख देता हूँ भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में नंबर 1 जैसे आपके दे रखा था भौतिक परिवर्तन का पेड़ों का काटना, पेड़ों का काट दिया, नया पेड़ उन्हें फूट जाएगा। नंबर 1 पर आप लिख दीजिए मक्खन का बर्तन में पिघलना। मक्खन एक बर्तन में पिघल गया है। नंबर 3 कि जल का उबल करके वाष्प में बदल जाना। नंबर 4 पे आप लिख दीजिए कि जल में साधारण नमक का घुलना। जल में साधारण नमक का घुल गया और वाष्प हो जाएगा, तो फलों से सलाद बनाना। ये तो आपकी भौतिक परिवर्तन हो गए। अब यहाँ लिख लीजिए आप रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में पहला था तो हमारे को समझ लेना। और जल में क्या प्रवाहित करते हैं, विद्युत तरंग प्रवाहित करते हैं, तो क्या होगा, जल में जब विद्युत तरंग प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना। जल में विद्युत तरंग प्रवाहित करने पर जल का हाइड्रोजन व
मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न भी आपके करवाएंगे। लिख लिया? दूसरा क्वेश्चन आपका आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो ठीक है, मैं मिटा देता हूँ उसको। दूसरा प्रश्न है, अपने आसपास की चीजों को शुद्ध पदार्थों या मिश्रण से अलग करने का प्रयत्न करें। अपने आसपास की चीजों को शुद्ध पदार्थों या मिश्रण से पृथक करने का प्रयास करें। देखो, मैंने आपको बताया था शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बना होता है, और मिश्रण में क्या निश्चित अनुपात में तत्व यौगिक आपस में क्या कर लेते हैं, संयोग कर लेते हैं। और मिश्रण से पृथक करने के लिए छानना, वाष्पीकरण, आसवन, क्रिस्टलन आदि विधियों का प्रयोग करते हैं और पृथक करते हैं। ये प्रश्न मैं आपको पहले भी क्या कर चुका हूँ, तैयार करवा चुका हूँ, तो इसी के अनुसार आप प्रश्नों को देख सकते हैं। अब मैं इससे आगे के जो प्रश्न आपको हैं वो बताऊंगा। जैसे पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्नों में आपके सामने प्रश्न आ रहे हैं कि भाई निम्नलिखित को आप पृथक करने के लिए किन किन विधियों को अपनाएंगे। तो सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में हम किस विधि को अपनाएंगे, वाष्पीकरण या आसवन विधि को अपना लेंगे। सही। अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड से पृथक करने के लिए क्या अपना लेंगे, हम इसमें ऊर्ध्वपातन विधि को अपनाएंगे। धातु के छोटे टुकड़ों को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में हम किस विधि का उपयोग करेंगे, इसका मतलब गर्म करके छानने पर हमारे सामने धातु के टुकड़े से जाएंगे। दही से मक्खन निकालने के लिए आप जानते हैं हम केंद्रीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। जल से तेल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पृथककारी कीट का उपयोग करेंगे। चाय से चाय की पत्ती को पृथक करने के लिए छान करके अलग कर देंगे। हम जानते हैं बालू से लोहे की जो बुरादा है, पिन है, कुछ भी कहते हैं, उसको निकालने के लिए हम चूल्हे के पृथक्करण विधि का प्रयोग करेंगे। और वो जो भी तूड़ा होता है, कहते हैं गाँव में, अपने गाँव की भाषा में भूसा बोलते हैं वैसे तो इसको, और इससे गेहूं के दानों को पृथक करने के लिए हम क्या करेंगे, सूप विधि का उपयोग करेंगे, जिसको विनोइंग भी कहते हैं। पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कणों को पानी से कैसे अलग करेंगे, हम निथार देंगे या छान देंगे उसको। और पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंगों को अलग अलग करना होगा तो हम क्रोमेटोग्राफी विधि का उपयोग करेंगे। ये प्रश्न आपका मैंने बोल करके बताया। आप चाहो तो मैं इसको लिखवा करके भी आपको दे सकता हूँ। देखिए, चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे, विलयन, विलायक, विलेय, घुलना, घुलनशील, अघुलनशील, घुले या फिल्ट्रेट जिसको हम छलित कहते हैं, तथा अवशेष शब्दों का प्रयोग करें। कौन कौन से देंगे। चाय तैयार करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं अपन, एक पतीले में थोड़ा सा जल विलायक लेते हैं, उसको गर्म करते हैं। दूसरे चरण में क्या करेंगे, हम गर्म विलायक को केतली में डाल देंगे जिससे हम पहले से ही चाय की कुछ पत्तियाँ उड़ी हुई हैं। तीसरे चरण में केतली में चाय की पत्तियों को भून लें, इससे क्या होगा, चाय का एक विलयन तैयार हो जाएगा। चौथे चरण में क्या कर देंगे, चीनी विलेय के रूप में ले लें।
पांचवें चरण में क्या करेंगे कि 1 रुपये का जो विलयन है उसको छान लेंगे। छानने से क्या होगा, इसमें दूध मिला देंगे, चाय तैयार हो, पत्ती को छलनी से बाहर कर लेंगे, चाय का घुला हुआ भाग छनित रूप में चाय बन जाता है। चीनी और दूध अपने आप इसमें घुल करके मिल ही जाएंगे। इस तरह से प्रश्न बन जाएगा। आपको नीचे प्रश्न दिया गया है कि प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलताओं को विभिन्न तापमान पर जांच किया है और नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राप्त किया। प्राप्त हुए परिणामों को 100 ग्राम जल में मिले पदार्थों की मात्रा जो कि संतृप्त विलयन बनाने के लिए पर्याप्त है तालिका में दर्शाया गया है। जैसे पोटेशियम नाइट्रेट है, घुलनशीलता और तापमान भी बता रखा है आपको, तो इसी के अनुसार हम देखेंगे प्रश्न को। हाँ, तो भैया इस प्रश्न को अपन लिख लेंगे कि भाई हम किस विधि के द्वारा कर सकते हैं। तो देखिए कि अपने आसपास की वस्तुओं को देख करके शुद्ध पदार्थ के मिश्रण से हम कैसे कर सकते हैं। तो इसमें लिख देंगे अपन कि छान करके, वाष्पीकरण करके, वाष्पीकरण लिख दो, छान करके लिख दो और क्रिस्टलीकरण करके लिख दो, आसवन करके लिख दो, क्रिस्टलीकरण करके, आसवन विधि द्वारा, अपने आसपास की चीजों को शुद्ध या मिश्रण से पृथक कर सकते हैं। यह आपका क्वेश्चन हो गया। अब अपन पाठगत या पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न है उन पे आ जाओ, सीधे ही पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों पे आ जाओ। ये अगर आपने लिख लिया हो तो देखिए बिठा देता हूँ इसको। अब पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्न को पृथक करने के लिए आप किन विधियों का अपनाएंगे। निम्न को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे। देखिए पहला है इसमें कि सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में। नंबर 1, सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में। आपको पता होगा कि सोडियम क्लोराइड में हो गया NaCl। NaCl को क्या करेंगे, देखिए मैंने आपको पहले भी इसके बारे में शायद बता दिया है कि एक इस तरह से, जैसे मान लीजिए एक कटोरी के अंदर हमने पानी दे दिया है और इस पानी में हमने H2O प्लस NaCl दोनों को डाल दिया है और अब इसे हम क्या कर रहे हैं,
उपयोग करते हैं। अब आगे देखिए, दूसरा पॉइंट है आपका कि अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड मिश्रण से पृथक करने में कैसे, अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड व अमोनियम क्लोराइड से कैसे पृथक करेंगे। अमोनियम क्लोराइड को और सोडियम क्लोराइड दोनों को मिला दिया। जानते हो सोडियम क्लोराइड का क्या हो गया, देखो अमोनियम क्लोराइड हो गया NaCl, इसको हम नौसादर बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम नौसादर कहते हैं, प्लस NaCl भी हो गया नमक। अब इसके अंदर एक गुण पाया जाता है, अमोनियम क्लोराइड के अंदर क्या गुण पाया जाता है, ऊर्ध्वपातन का। कौन सा गुण होता है भैया इसके अंदर, ऊर्ध्वपातन का। और ऊर्ध्वपातन गुण को आप जानते होंगे कि ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या होता है। ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है कि ठोस से सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाना, और गैस से अगर हम उसका क्या करते हैं, संघनन करते हैं, ठंडा करते हैं, है ना, तो किस में बदल जाना, ठोस में बदल जाना, निक्षेपण हो गया। ऊर्ध्वपातन गुण पाया जाता है। हम नमक के मिश्रण को और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को दोनों को क्या कर लेंगे, पृथक करेंगे ना। तो दोनों चीजों को, जैसे मान लीजिए हमने एक बार क्लास लिया, ये हमारा एक बार क्लास है, इस बार क्लास में हमने इनका पाउडर ले लिया यहाँ, और यहाँ एक जालीदार प्लेट की सहायता से हमने क्या कर दिया, इसको स्टैंड पर रख दिया, नीचे टिपाई लगा दी, और उसके नीचे बर्नर रख करके जैसे हम इसको गर्म करेंगे, इसमें से है ना NaCl तो उड़ जाएगा, वाष्प करके उड़ जाएगा। चाहो तो यहाँ इसके ऊपर एक कीप रख दो, यूँ उस कीप में यहाँ आ जाएगा, ये इसे अलग कर लेंगे, और यहाँ हमारे सामने केवल कौन सी चीज शेष रह जाएगी, केवल नमक शेष रह जाएगा। तो इस तरह की क्रियाविधि क्या कहलाती है, आपकी ऊर्ध्वपातन क्रियाविधि के द्वारा अलग करना कहलाता है। आपके समझ में ये बात आ गई होगी कि भाई अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से कैसे पृथक करते हैं। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। ये NH4Cl नौसाधन कहलाता है, और NaCl का नमक होता है। नमक और नौसाधन दोनों को क्या कर रहे हैं, इस तरह से कर सकते हैं। तो इस विधि का क्या नाम हो गया, ऊर्ध्वपातन विधि। क्या कहते जाता है, इन्हें ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। आपका ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए कि भाई धातु के छोटे टुकड़ों को कार के इंजन के ऑयल से कैसे पृथक करेंगे। मैं इसे मिटा देता हूं पहले एक बार। तीसरा क्वेश्चन हो गया कि धातु के छोटे टुकड़ों को कार के इंजन से
देखिए धातु के छोटे टुकड़ों को कार के इंजन से पृथक करने के लिए हम क्या करेंगे, कार का जो इंजन ऑयल है उसको हम क्या करते हैं, बॉयल करते हैं, गर्म करते ही वो बहुत पतला हो जाएगा। बॉयल करके पतला कर दिया और पतला करके क्या कर लेंगे, हम उसको गर्म करके छान देंगे, पतला हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आराम से छलनी से छल जाएगा। छलते ही धातु के टुकड़े रह जाएंगे और तेल क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो अपन इसमें लिख सकते हैं कि धातु के छोटे टुकड़ों को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने के लिए गर्म करने से इंजन ऑयल, गर्म करने पर इंजन ऑयल अत्यधिक पतला हो जाएगा और उसे छानकर धातु के कण अलग किए जा सकते हैं। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, आपके सामने लिखा हुआ है दही से मक्खन निकालने के लिए दही से मक्खन निकालने के लिए, दही से मक्खन निकालने के लिए कुछ ऐसी चीज़ों का पृथक्करण करते हैं जिसमें एक भारी धातु होती है, एक भारी पदार्थ होता है, एक हल्का पदार्थ होता है। भारी पदार्थ और हल्का पदार्थ दोनों में डिफरेंस होता है। दोनों पदार्थों में जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को ध्यान में रख करके और फिर क्या किया जाता है, पृथक्करण किया जाता है। जैसे हम जानते हैं कि जब दही से मक्खन निकालते हैं तो अपकेंद्रण विधि का प्रयोग करते हैं। बहुत तेज़ी से उसे घुमाया जाता है। बहुत तेज़ी से घुमाने पर क्या होता है, उसके भारी कण तो है ना पहले तो बैठ जाते हैं और जो हल्के कण होते हैं वो घनत्व के आधार पर ऊपर तैरने लग जाते हैं। तो अपन लिख देंगे दही से मक्खन अलग करने के लिए अपकेंद्रण विधि का प्रयोग करते हैं। लिख देंगे दही से मक्खन अलग करने के लिए अपकेंद्रण विधि का प्रयोग करते हैं। कौन सी विधि हो गई भाई, अपकेंद्रण विधि। इसमें घूम करके बहुत तेजी से जब घुमा देते हैं तो बहुत तेजी से घुमाने के पश्चात क्या होगा, मक्खन उसके बीच में ऊपर तैरने लग जाता है। ये विधि अपकेंद्रण विधि करें। जल से तेल निकालने के लिए क्या करेंगे, नहीं है आपकी जल से तेल निकालने के, आपको इसका मतलब पता होगा कि जल और तेल को अगर मान लीजिए आपस में खूब तेज घुमा करके छोड़ दे मिला करके, तो तेल जल के ऊपरी सतह पर पात के रूप में तैरने लग जाता है और जल भारी होने के कारण पैने में जमा हो जाता है। पृथक्कारी कीट की शायद नौजदार पृथक्कारी कीट लेंगे, अपन इसको पढ़ भी चुके हैं कि नौजकारी पृथक लिया और हमने उन दोनों द्रवों को एक साथ भर दिया, थोड़ी देर उनको स्थायी रहने देंगे। स्थायी रहने पर हम देखेंगे कि ऊपरी सतह पर क्या आ गया है, ऊपरी सतह पर तेल की परत तैर करके परत के रूप में आ गई है और नीचे क्या शेष रह गया है, नीचे पानी जमा हो गया है। जैसे ही हम क्या करेंगे, टोंटेदार पृथक्कारी कीट को खोलेंगे। टोंटेदार पृथक्कारी कीट में ध्यान रखेंगे कि पानी को बाहर निकालते रहेंगे और जो ही पानी समाप्त होगा तत्काल हम क्या कर देंगे, टोंटे को बंद कर देंगे। इस तरह से हमने तेल को पानी को क्या कर लिया, पृथक्करण कर दिया। तो इस विधि का नाम क्या होगा हमारा, कि पृथक्कारी कीट विधि का लिख देंगे पृथक्कारी
मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। आपके यहाँ तक के प्रश्न हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप देखेंगे चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, देखिए इन्हें मैं मिटा रहा हूँ यहाँ तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिख देंगे कि भाई चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने में, तो आप खूब जानते हैं घरों में हम चाय बनाते हैं और चाय बनाने के पश्चात क्या करते हैं, उसको छान देते हैं। तो छान करके लिख देंगे इसमें, तो सीधा सीधा है कि चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने में चाय से चाय पत्ती को अलग करने में, चाय से चाय पत्ती को अलग करने में आप उत्तर लिख देंगे छान कर। इसके बाद छठा क्वेश्चन दे रखा है आपका। छठे क्वेश्चन में आपके लिखा हुआ है कि भाई क्या नाम से बालू से लोहे की पिनों को पृथक करने में, बालू से लोहे की पिनों को, बालू मानी होगी रेत, रेत से लोहे की पिनों को, पिनों लिख दो या बुरादा लिख दो, पाउडर लिख दो, पिनों को अलग करने में। आपको इस बात का पता होगा कि छोटे छोटे भैया होते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी में एक मैग्नेट घुमाते रहते हैं, चुंबक। मैग्नेट घुमाने पर क्या होता है, चुंबक है ना लोहे की छोटे छोटे कणों को क्या कर लेती है, पकड़ लेती है। और इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करेंगे तो बालू रेत से लोहे के कण क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो अपन इसमें लिख देंगे चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा, चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा। कौन सी विधि के द्वारा, चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा हम पृथक कर सकते हैं। भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करने के लिए 7वें नंबर पर लिखो, भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करने में। तो भूसे से गेहूं के दानों को सूप विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं, सूप विधि के द्वारा लिखेंगे, सूप विधि द्वारा, जिसको दूसरी भाषा में कहते हैं उपमान विधि के नाम से भी जानते हैं। कौन सी विधि के नाम से जानते हैं, विनोइंग कह दो इसको, विनोइंग विधि के द्वारा, या सूप विधि या विनोइंग विधि, विनोइंग विधि द्वारा। इस तरह से अलग हो गया। और आपका ये लास्ट है, ये पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी में कणों को पानी से कैसे अलग करते हैं, पानी में तैरते हुए मिट्टी के कणों को पृथक करने। भाई पहले तो क्या करते हैं, पानी में अगर मिट्टी के कण इस तरह से तैर रहे हैं तो हम निथारेंगे उसको, निथारने का मतलब है हल्की वस्तुएं तैर करके ऊपर आ जाएंगे, फिर छान लेंगे, निथार कर या छान करके अलग कर लेते हैं, ये हो जाएगा। इसका उत्तर लिख देंगे निथार कर या छान कर। यहाँ तक आपका हो गया होगा। और लास्ट और रह रहा है आपका कि फूल की पंखुड़ियाँ हैं और उन फूल की पंखुड़ियों के रस को हमने निचोड़ दिया है, और निचोड़ करके अब उसमें से हम विभिन्न रंजक जो भी हैं अलग अलग कलर उनको हम पृथक कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए इसमें क्रोमेटोग्राफी विधि काम में आती है। कौन सी विधि काम में आती है, क्रोमेटोग्राफी विधि, जो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। क्रोमेटोग्राफी विधि के द्वारा एक साइड पर पत्र लेते हैं,
और उसमें अब हम देखते हैं कि कलर के साथ साथ कैसा चला जाता है शाही वाला, है ना, विभिन्न कलर अलग अलग होते चले जाएंगे। तो उसी विधि का प्रयोग करेंगे, इसको हम कैरोटिन विधि कहते हैं। क्या लिखेंगे कि पुष्प के पंखुड़ियों के, पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से अलग अलग रंजक प्राप्त करने में, अलग अलग रंजक प्राप्त करने में कौन सी चीज काम में लेंगे हम? मैंने अभी अभी आपको बताया था क्रोमेटोग्राफी विधि का काम लेंगे। कौन सी? क्रोमेटोग्राफी विधि, जो मैं आपको पहले भी शाही के प्रयोग में करवा चुका हूँ। इस तरह से आप ये प्रश्न खत्म हो गए हैं आज के। कल नेक्स्ट प्रश्न या फिर परमाणु और अणु आपका नया चैप्टर चलाऊंगा, और तब तक के लिए धन्यवाद।